भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए भीमा कोरेगांव केस में अब 83 वर्षीय आदिवासी एक्टिविस्ट स्टैन गिरफ्तार। टीआरपी खरीदने के मामले में नया खुलासा, रिपब्लिक टीवी देता था पैसे। रिजर्व बैंक ने कहा 9.5% तक गिर सकती है जीडीपी। जमीन विवाद को लेकर राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाया। असम में ध्रुवीकरण की राजनीति, मदरसों को बंद कर रही है बीजेपी सरकार। ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर गोदी मीडिया का मुकाबला करना है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा चलाए जा रहे satyhindi.com को आपका ये सहयोग जरूर मिलेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने आदिवासियों के लिए काम करने वाले 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया है। एनआईए महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही है और वो इस मामले में स्टैन स्वामी के घर पर कई बार छापे मार चुकी है। स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा है। ख्याति प्राप्त इतिहासकार रामचंद्र गुहा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार की आलोचना की है। रामचंद्र गुहा ने ट्वीट किया है कि सुधा भारद्वाज की तरह स्टैन स्वामी ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। यही कारण है कि मोदी का शासन उन्हें दबाने और चुप कराने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस शासन के लिए खनन कंपनियों के मुनाफे को आदिवासियों के जीवन और आजीविका से ज्यादा तरजीह दी जाती है। बता दें कि भीमा कोरेगांव मामला 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़ा हुआ है। हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव में जमा होते हैं और वे वहां बनाए गए विजय स्तंभ के सामने अपना सम्मान प्रकट करते हैं। 2018 को 200वीं वर्षगांठ थी, लिहाजा बड़े पैमाने पर लोग जुटे थे। इस दौरान हिंसा हो गई थी। इसी हिंसा के मामले में कार्रवाई की गई और इस मामले में जुड़े होने को लेकर जन कवि वरवर राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नो गोंजाल्विस और गौतम नौलखा जैसे लोगों को अभियुक्त बनाया गया। वहीं स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी पर प्रशांत भूषण ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, स्टैन स्वामी के असाधारण मानवाधिकार रिकॉर्ड को पढ़ें, जिन्होंने झारखंड के गरीब आदिवासियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अब यूएपीए के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया। इस बीजेपी सरकार और एनआईए की गड़बड़ी की कोई सीमा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। स्टैन स्वामी स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं। वह भीमा कोरेगांव मामले में हिरासत में लिए जाने वाले अब तक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनसे पहले कई बार पूछताछ की जा चुकी है। 28 अगस्त 2018 को महाराष्ट्र पुलिस ने इनके रांची के बगीचा स्थित आवास पर छापा मारकर लैपटॉप, सीडी, पेन ड्राइव, मोबाइल समेत कई चीजें जब्त कर ली थी। तभी से भीमा कोरेगांव मामले में अन्य बुद्धिजीवियों की तरह ही वे भी निशाने पर हैं। तो ये बड़ा ही दुखद और बहुत ही पीड़ादायी समाचार है कि 83 वर्षीय एक आदिवासी एक्टिविस्ट को इस तरह से इस उम्र में, जो कि तमाम तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, एक झूठे मामले में फंसाया गया है। भीमा कोरेगांव का मामला पूरी तरह से फंसाने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, आदिवासी कार्यकर्ताओं को और दूसरे बुद्धिजीवियों को फंसाने का एक जरिया बनाया गया है, एक प्लॉट है जिसमें इन सबको फंसाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरे भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, लेकिन हिंसा किन्होंने की थी? जिन्होंने की थी उन्हें बख्श दिया गया है। जो संभाजी भिडे और एकनाथ ओप्टे का नाम के 2
जो लोग थे जिनका संघ परिवार से संबंध रहा है, उनका पुराना रिश्ता रहा है, ये 2 लोग माना जाता है कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। इन्होंने इसके लिए काम किया था अपने साथियों के साथ मिलकर, लेकिन उन्हें बख्श दिया गया क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। जब महाराष्ट्र में सरकार बदली थी तो इस मामले को नए सिरे से जांच करवाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने झपट कर इस मामले को छीनते हुए इसे एनआईए को दे दिया और एनआईए अब एक एक करके 16 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। और ये 16 सारे लोग जाने माने लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, आदिवासियों दलितों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार की आंखों में चुभ रहे हैं। इन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त एनआईए के जरिए किया जा रहा है और जाहिर है कि फादर स्टैन को भी इसी की अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही शर्मनाक है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी भीमा कोरेगांव के बहाने किया जा रहा है, इसका विरोध हुआ है, इसकी निंदा भत्सना हुई है और तमाम दुनिया भर के जाने माने बुद्धिजीवियों, संगठनों ने इन सभी को रिहा करने की मांग की है। लेकिन ये सरकार अपने कानों में तेल डालकर चुप बैठी है, रुई लगाकर चुप बैठी है और कोई किसी तरह की विनम्रता नहीं दिखा रही है, ना ही उन लोगों के, विश्व के जो जाने माने लोग हैं उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए तैयार है और जाहिर है कि निशाना बना रही है अपने विरोधियों को। अगली खबर लेते हैं। रिपब्लिक टीवी द्वारा पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने के मामले में कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि मुंबई पुलिस की पड़ताल में हंसा रिसर्च के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी की डायरी से कई खुलासे हुए हैं। इस डायरी में कई घर वालों के नाम दर्ज हैं। इन घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए हर महीने तयशुदा रकम दी जाती थी। मुंबई पुलिस की पूछताछ में कई घर वालों ने कहा कि हमें विशाल भंडारी की ओर से रिपब्लिक टीवी देखने के लिए हर महीने पैसे दिए गए। मुंबई पुलिस ने विशाल भंडारी और घर वालों के बीच मैसेज का जो आदान प्रदान हुआ है उसको भी पकड़ा है। रिपब्लिक चैनल की टीआरपी उन्हीं घरों में अधिक पाई गई जिन्हें विशाल भंडारी पैसे देता था। फर्जी टीआरपी मामले में गिरफ्तार किए गए विशाल भंडारी, बोमपल्ली राव, नारायण शर्मा और शीश शेट्टी को 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन चारों से मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। उसके मुताबिक मुंबई पुलिस पालघर और सुशांत सिंह केस की चैनल द्वारा की गई कवरेज के बदले में इस तरह के आरोप लगा रही है। चैनल के मुताबिक बार्क ने अपनी शिकायत में कभी भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया है। तो अब फंस गए हैं अर्णब गोस्वामी और उनका रिपब्लिक जो दोनों चैनल हैं हिंदी अंग्रेजी के, वो फंस गए हैं इस फर्जी टीआरपी को कबाड़ने के मामले में। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि पैसे देकर टीआरपी खरीदने का काम हुआ है। हम आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी पहले भी फंस चुके हैं। जब उन्होंने 2 फ्रिक्वेंसी पर अपने चैनल डाले थे तो उनके खिलाफ ट्राई में शिकायत की गई थी। उन्होंने लैंडिंग पेज भी खरीदे थे और टीआरपी बढ़ाने के लिए जो तयशुदा नियम हैं उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने ये सब किया था। तो टीआरपी की खेल में अर्णब गोस्वामी इस तरह से घुस गए हैं कि उन्हें नियम कानूनों की भी परवाह नहीं है। कल वो शोर मचा रहे थे कि एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है, रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। और ये सही है कि एफआईआर में इंडिया टीवी का नाम था, लेकिन जब उसके बाद जांच की मुंबई पुलिस ने और ये एफआईआर दर्ज कराई थी हंसा रिसर्च ने, जो कि बार्क के लिए डाटा कलेक्शन का काम करती है, जो टीआरपी देती है। तो उसी ने दर्ज कराई थी और उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो लोग पैसे देकर टीआरपी बढ़वाते थे वो दरअसल रिपब्लिक टीवी के लिए बढ़ाते थे और जिन घरों में वो ये करते थे उन घर वालों से भी बातचीत हुई है। तो मामला अब ये ऐसा इस तरह बढ़ गया है कि रिपब्लिक टीवी का फंसना लाजमी हो गया और ये छटपटाहट में अब अर्णब गोस्वामी पुलिस कमिश्नर पर मानहानि का दावा करने की बात कर रहे हैं और दूसरे केसेस में जो उन्होंने कवरेज किया था उसके बदले। और सच बात यह है कि ये दोनों केसेस जिसका हवाला दे रहे हैं उनका बहुत ही नकारात्मक और घटिया कवरेज उनके चैनलों ने किया था, एक तरफा कवरेज किया था, झूठा और फर्जी इंफॉर्मेशन के आधार पर नाटकीय कवरेज किया था। और जाहिर है कि इसकी भी जांच
होनी चाहिए और हो भी रही है। महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। 80,000 ऐसे वेबसाइट का पता चला है जिनके ज़रिए इस मामले को उछाला गया था। तो साफ है कि जिस तरह की पत्रकारिता, बल्कि पत्रकारिता कहना गलत होगा, प्रोपेगंडा चैनल चला रहे हैं अर्णब गोस्वामी, उसमें आज नहीं तो कल वो नपेंगे, वो फंसेंगे और ये एक आपराधिक हरकत है जिसका दंड भी उन्हें दिया जाना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर -9.5% रहने का अनुमान लगाया है। यानी सीधे तौर पर कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 10% सिकुड़ जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। हालांकि इसके पीछे ऊंची मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कारण बताया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4% रखा है, जबकि रिवर्स रेपो दर को 3.3% रखा गया है। जो रेपो दर होती है जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक कर्ज देता है, और रिवर्स रेपो दर वो होती है जिस पर वो लेता है, उस पर जितना ब्याज देता है वो होता है। आरबीआई का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि 2020-21 के पहले क्वार्टर में जीडीपी वृद्धि दर -23.9% हो गई थी, लेकिन बाद में इसमें सुधार के आसार दिख रहे हैं। यही वजह कि पूरे साल की जीडीपी वृद्धि दर -9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ही नहीं, घरेलू एजेंसियां भी चिंता जता चुकी हैं। इन एजेंसियों का मानना है कि पहले जो अनुमान था, स्थिति उससे भी कहीं विकट है, खराब होने जा रही है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में केयर रेटिंग्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा था कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0 से 8.2% तक नीचे जा सकती है। इससे पहले जीडीपी के 0 से 6.4% तक नीचे जाने का अनुमान लगाया गया था। केयर रेटिंग्स के पहले अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 14.8% सिकुड़ेगी। यानी जीडीपी वृद्धि दर 0 से 14.8% से नीचे चली जाएगी। ये इस कंपनी के पहले के अनुमान से कम है। पहले इस निवेश बैंक ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 11.8% सिकुड़ेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं और अब रिजर्व बैंक है, सब ने कह दिया है कि बड़े पैमाने पर जीडीपी की जो ग्रोथ दर है वो नीचे आ रही है, अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर सिकुड़ जाएगी। तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है, लक्षण है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, और इसके बहुत सारे बुरे परिणाम, दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। दिक्कत ये है, दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए कोई ठोस काम नहीं कर रही है। अभी तक उसने ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया है जिससे अर्थव्यवस्था के सुधरने के आसार पैदा हुआ। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, सुधर भी रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हटाया गया है पूरे देश में बहुत जगहों से, और उसके बाद आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। लेकिन इन आर्थिक गतिविधियों को एक जोर का धक्का देने के लिए ज़रूरी था कि केंद्र सरकार कुछ पैसा मार्केट में डाले और जो कंज्यूमर हैं, जो आम लोग हैं, उनके हाथ में भी दे, ताकि वो खर्च करें और उससे डिमांड पैदा हो। डिमांड पैदा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो ये पूरा जो साइकिल है वो अभी उस तरह से नहीं आगे बढ़ रहा है जिससे उम्मीदें हम जगा सकें। तो मसला ये है कि केंद्र सरकार पैसे पर कुंडली मार के बैठी हुई है, वो खर्च नहीं करना चाहती है, जबकि तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये सही समय है जब सरकार अगर खर्च करेगी तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन हम इस सरकार की मति के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह से व्यवहार करती है। उसे अपनी जिद के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, और उसके नतीजे हम नोटबंदी के ज़माने से और जीएसटी के दौरान भी झेलते रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। राजस्थान के करौली गांव में जमीन विवाद के चलते एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों के एक समूह द्वारा बुधवार को मंदिर के पुजारी को पेट्रोल डालकर जलाया गया। गंभीर रूप से झुलसे पुजारी को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान गुरुवार शाम को
उसकी मौत हो गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये मंदिर माफी जमीन का विवाद था। मंदिर माफी का मतलब है कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन उस मंदिर के प्रमुख पुजारी के नाम होती है। सामान्य रूप से ऐसी जमीन को मंदिर के केयर टेकर पुजारी को दे दिया जाता है, यह उसकी आमदनी का जरिया हो जाता है। लेकिन इसी जमीन को लेकर विवाद हो गया। रिपोर्टों में कहा गया कि पुजारी के पास 13 बीघा जमीन थी जो राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के नाम से है। गांव के मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव अपनी जमीन के पास एक प्लॉट पर मकान बनाना चाहते थे। मीणा समुदाय के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की और उन्होंने उस जमीन को अपना बताया। रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद को गांव के बुजुर्गों के पास ले जाया गया, जिन्होंने पुजारी के पक्ष में फैसला दिया। उस जमीन पर पुजारी ने अपना दावा ठोका तो दूसरे पक्ष ने भी झोपड़ी बनाकर दावा किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। पुलिस के अनुसार पुजारी ने मरने के पहले दिए अपने बयान में कहा कि 6 लोगों ने उसके बाजरे की गांठ पर पेट्रोल डाला जो विवादित जगह पर पड़ा था और बुधवार को उसमें आग लगा दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने उन पर भी पेट्रोल डाला और उन्हें आग लगाने की कोशिश की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरजी लाल यादव ने कहा है कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। पुजारी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कैलाश, शंकर, नमो मीणा सहित 6 लोगों के नाम लिए थे। तो ये बड़ी दुखद घटना है कि जमीन विवाद के चलते इतने नृशंस तरीके से किसी व्यक्ति को मार डाला जाए। ये ऐसा विवाद नहीं था जिसे मिल बैठकर या कानूनी उपायों से सुलझाया नहीं जा सकता था। अगर पुलिस को इस तरह की खबर दी जाती मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा या किसी और के जरिए मिलती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था, इस हत्या को रोका जा सकता था। लेकिन ये बहुत दुखद है कि एक समुदाय इस तरह से पेश आया इतनी नृशंसता के साथ कि उसने उस पुजारी को जिंदा जला दिया। ये बड़ी दुखद घटना है और इसके मामले में राज्य सरकार को हर संभव सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। गिरफ्तारी तो की ही जा चुकी है और अब तुरंत इसके आगे जो कानूनी कार्रवाई है उसको भी कायदे से चलाना चाहिए ताकि पुजारी के परिजनों को न्याय मिल सके। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। असम के शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा कि असम में अगले नवंबर महीने से सरकारी सहायता से चलने वाले 614 मदरसे और 101 संस्कृत पाठशाला बंद कर दिए जाएंगे। असम की बीजेपी सरकार ने धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं देने की नीति के तहत ये फैसला किया है। तर्क चाहे जो भी दिए जाएं, लेकिन जिस तरह 2016 के चुनाव में असम में सत्ता संभालने वाली बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही है और संघ की योजनाओं पर अमल करती रही है, उसे देखते हुए मदरसों को बंद करने के फैसले के पीछे भी उसका सांप्रदायिक सोच उजागर हो रहा है। सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने असम में दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर 22 महाविद्यालयों की स्थापना करने की घोषणा की थी। 5 मॉडल कॉलेजों के नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे गए थे। तब नागरिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर इस फैसले का तीव्र विरोध किया था। वहीं नमामि गंगे की तरह नमामि ब्रह्मपुत्र नामक कार्यक्रम का आयोजन सरकारी खर्चे से किया गया और हरिद्वार से पंडितों को बुलाकर ब्रह्मपुत्र की आरती की गई। इस आयोजन को भी संघ की साजिश मानकर असमिया समाज ने विरोध किया था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के साथ आरती जैसी कोई भी परंपरा प्रचलित नहीं है। ब्रह्मपुत्र के प्रति पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में जो आस्था है वो किसी धर्म विशेष की आराधना पद्धति से जुड़ी हुई नहीं है। इसी तरह से कामाख्या तीर्थ स्थल को भी बीजेपी सरकार ने संघ के कहने पर अम्बुबासी मेले के समय मिनी कुंभ मेले का रूप देने की कोशिश की तो पुरोहित समुदाय ने तीव्र विरोध किया। स्थानीय पुरोहितों ने कामाख्या में नगा साधुओं को जुलूस निकालने की अनुमति भी नहीं दी थी। जो शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं देने का तर्क दे रहे हैं, वे पद संभालते ही मदरसों के साप्ताहिक अवकाश को शुक्रवार से बदलकर रविवार कर चुके हैं। तब उन्होंने तर्क दिया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में शुक्रवार को मदरसे बंद रहते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। पिछले दिनों विश्व शर्मा ने कोरोना के संकट के समय राज्य के 8,000 नामघरों, वैष्णव समुदाय की उपासना गृहों को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। उन्होंने मस्जिदों और चर्चों के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी।
इसके लिए उनकी आलोचना भी की गई। मदरसे बंद करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन आमसू ने कहा, ये मुसलमानों को परेशान करने और उनको संविधान द्वारा प्रदत्त सभी बुनियादी अधिकारों से वंचित करने के बीजेपी सरकार के अभियान का हिस्सा है। बहुत ही साफ है, इसमें कहीं कोई गफलत नहीं है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। स्पष्ट रूप से बीजेपी सरकार और उनके जो ये महारथी मंत्री हैं विश्व शर्मा, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें असम की राजनीति का कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, कैसे मुसलमानों को दबाया जाए, कैसे उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। तो सीए के प्रदर्शन के दौरान भी राज्य सरकार का यही रवैया रहा था और अब ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे ये लगता है कि जो असम में रहने वाले मुसलमान हैं उन्हें उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनसे भी वंचित करने की कोशिश की जा रही है। ये मदरसों को सहायता न देना और हिंदू धर्मस्थलों को सहायता देना, इसी तरह से हिंदू धर्म जो रीति रिवाज उत्तर भारत के हैं वो वहाँ थोपे जाना, तो वहाँ की जो असमिया लोग हैं जो हिंदू हैं हालांकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह का जो संघीकरण असमिया संस्कृति का करने की कोशिश की जा रही है उसका भी विरोध हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर देश भर में फैले सरस्वती शिशु मंदिरों का भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो हिंदुत्ववादी और धार्मिक विचारधारा से संचालित है और जाहिर है कि वहाँ वो एक तरह का धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ये कह के कि वो धार्मिक शिक्षालय नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो बहुत साफ है कि एक पूर्वाग्रह दुराग्रह लेकर असम सरकार चल रही है और इसका विरोध होना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की नीतियां निश्चित रूप से असमिया समाज को और कालांतर में पूरे देश को बांटने वाली हैं, जो कि न तो भारत की एकता अखंडता के लिए ठीक है और न ही भारत के विकास के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और इनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक satyhindy.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि वो इसे फ़ौरन कर लें। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा, माफ़ कीजिएगा, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी घटनाओं को लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।